जब आप 5-7 साल के रहे होंगे, उस समय हम जब 10-15-20 साल के थे, अक्सर सुनते थे कि घर में स्टोव फट गया और बहू की मौत हो गई। स्टोव होता था उस समय, आजकल तो एलपीजी होता है ना, उस समय स्टोव था, मिट्टी का तेल उसमें उसको फूकना पड़ता था, उस पर आग जलती थी, उस पर रोटियां सब्जी बनती थी। स्टोव फटने की खबर रोज हम अखबार पढ़ते थे, और हमेशा बहू ही मरी, पति कभी नहीं मरा, सास भी नहीं मरी कभी, ससुर भी नहीं मरा कभी, केवल पत्नी मरती थी। और तब दहेज हत्या के लिए मान लिया गया कि स्टोव को इस तरह से कर देना कि फट जाए बहू की उपस्थिति में सबसे आसान तरीका था। ये बात 1980s-90s की मैं कर रहा हूँ, ये बहुत बढ़ गया था। मैंने अपनी आंख से एक ऐसा केस देखा जहां दीपावली पे एक परिवार ने अपनी बहू को एक कमरे में बंद किया जहां सारे बम रखे हुए थे और उसमें आग लगा दी। बमों से झुलस के वो औरत मरी। उसकी उम्र कितनी थी? 26, 27, 28 साल के आसपास। मैंने आज तक ऐसा केस नहीं देखा जिसमें कोई दामाद इस तरह से मरा हो, क्योंकि हमारे समाज में उसकी जरूरत नहीं है। बहुएं मरती हैं, आदि हैं, अभ्यस्त हैं। तो जब ये बहुत हो गया तो सरकार को एक एक्ट बनाना पड़ा। एक्ट क्या बनाना पड़ा? आईपीसी में 498 में संशोधन किया। 498A में लिखा गया कि दहेज के मामले में अगर कोई दिक्कत होगी और अगर पत्नी ने आरोप लगाया है, पति या उसके परिवार पर, जिस पे आरोप लगाया उनकी मतलब नॉन अवेलेबल है, अरेस्ट होगा इत्यादि कुछ कंडीशन है। अब जब ये हुआ तो सदुपयोग होना शुरू हुआ। होता क्या, अगर आप समाज को ठीक से समझे कि मान लीजिए 100 पति पत्नी हैं, हम मान लेते कि 100 में से शायद 10 या 20 को दहेज के मामले में प्रताड़ना, हिंसा या खराब शब्द सुनने पड़ रहे होंगे। उन 20 में से हो सकता है कि 2 या 3 पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। आमतौर पर ऐसे अनुपात रहता है, क्योंकि आमतौर पर घर परिवार में समाज मिलकर मामले को सेटल करता है, पुलिस की नौबत नहीं आती है। तो जिनको दिक्कत थी उन 20 में से 2-3 शायद जाएंगे पुलिस के पास, क्योंकि एनसीआरबी वगैरह ये कहते हैं कि लगभग 90% से ऊपर लोग रिपोर्ट नहीं करते। पर होता क्या है कि जो 80 लोग जिनके साथ दिक्कत नहीं है, 5 उनमें से भी चले जाएंगे पुलिस के पास कि हमारे साथ दिक्कत है भाई। किसी को अपने पति को या अपनी सास को लपेटना है, ठीक करना है, स्कोर सेटल करना है, तो उसके पास तो एक कानून है। अब दुरुपयोग हुआ, ठीक बात, दुरुपयोग ठीक ठाक हुआ, और इसे कन्विक्शन रेट मेरे ख्याल से 15% से ऊपर नहीं है ऐसे मामलों में। कन्विक्शन अगर 15% है तो समझ लो बहुत कम कन्विक्शन है, समझ लो फेक केसेस ज्यादा है। कितने हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि ये कैसे पता हो सकता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स जो जजेस हैं अलग अलग अदालतों में हैं, जब इनफॉर्मल बात होती है तो जिनके कोर्ट में केसेस आते हैं, कोई फैमिली कोर्ट में मान लीजिए, वो खुद उनके मुंह से कई बार निकलता है कि 50% से ऊपर फेक केसेस आते हैं, ये वाले भी और अटेम्प्ट टू रेप वाले। अटेम्प्ट टू रेप में फेक केसेस की रिपोर्टिंग एनसीआरबी की है 15% के आसपास। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि रेप के मामले में 15% जो आरोप हैं फेक है। आप इस जज से मित्र हो, अगर इनफॉर्मल बात होती है उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि संख्या 50 के आसपास उनको लगती है। दोनों बातें सही है। पहली बात ये सही है कि महिलाओं के साथ अत्याचार की इंतहा हो चुकी थी, तब ये सेक्शन बना था, एक्ट बना था। ये भी सही है कि जब एक्ट बना, सेक्शन बना, उसका दुरुपयोग भी कम नहीं हुआ।